वेलकम टू सलार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ताहिर मुमताज़। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में हम पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स को स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस सेशंस के अंदर हमने देखा था कि 1947 से लेकर 1972 तक पाकिस्तान के अंदर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुई। इसमें हमने पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हुई 47 के अंदर पहली जो कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली बनी और उसके बाद जो है उसने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जो फेल हो गए। 1954 का कॉन्स्टिट्यूशन हमने डिस्कस किया, वो भी फेल हो गया। और फिर आगे चलकर हमने 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन देखा, वो भी फेल होता हुआ हमें नजर आया। फिर 71 के अंदर ईस्ट पाकिस्तान अलग हो जाता है और वो बांग्लादेश बन जाता है। फिर 73 के अंदर पाकिस्तान का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था। उस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने डिस्कस करने से पहले उसके अंदर जो 25 अमेंडमेंट्स हुई थी उन अमेंडमेंट्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया। अगर आपने वो अमेंडमेंट्स नहीं देखी हुई तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, उन अमेंडमेंट्स को देखें। और फिर अमेंडमेंट्स के बाद आज हम आगे हैं 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की जो करंट शेप है उसको हम देखेंगे आज कि अमेंडमेंट्स के बाद जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है। तो सबसे पहले तो हम 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की एक शॉर्ट समरी देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें कितने पार्ट्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, हर पार्ट में कितने आर्टिकल्स हैं, एक पार्ट के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, और फिर उन चैप्टर्स के मेजर देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं। समरी को डिस्कस करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और हर एक पार्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो पार्ट हमारे पास जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के 12 हैं, 12 पार्ट हैं, 28 चैप्टर्स हैं और फिर इसी तरह से 280 आर्टिकल्स हैं और इनके मेजर्स को भी हम वन बाय वन देखते हैं। जो हमारे पास पार्ट 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें आर्टिकल 1 to 6 शामिल है और इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है जिसमें ये सारे आर्टिकल्स मौजूद हैं। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। पार्ट 2 जो है उसमें 8 to 40 आर्टिकल्स हैं, 2 चैप्टर्स हैं इसमें एक तो फंडामेंटल राइट्स की बात की जा रही है और दूसरी इसमें लेजिस्लेशन की हुई है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी पे, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी क्या होगा, पाकिस्तान के अंदर पॉलिसी बनाने क्या क्या प्रोसीजर होगा, किन बेसिस पे ये पॉलिसी बनाई जाएगी। पार्ट 3 हमारा स्टार्ट होता है आर्टिकल 40 से लेके 100 तक किया जाता है और फिर इसमें 3 चैप्टर्स हैं। इसमें प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेशन के प्रोसीजर और फिर इसी तरह से फेडरल गवर्नमेंट के मुतालिक लॉज बनाए हुए हैं। पार्ट 4 में आर्टिकल 101 से लेके 140 तक हैं। इसमें भी 3 चैप्टर्स हैं। इसमें गवर्नर के बारे में बताया गया है, प्रोविंशियल असेंबली के बारे में बताया गया है, इसी तरह से प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जो पार्ट 3 और 4 है ये इन दोनों का सेम पैटर्न है। जस्ट पार्ट 3 जो है वो फेडरल लेजिस्लेचर को डिस्कस करता है और फिर इसी तरह से फेडरल पार्लियामेंट को डिस्कस करता है, फेडरल गवर्नमेंट को, और जो पार्ट 4 है वो प्रोविंसेस को डिस्कस करता है। जो पार्ट 5 है इसमें आर्टिकल 141 से 159 तक है। इसमें 3 चैप्टर्स हैं। इसमें एक तो लेजिस्लेशन की हुई है जो रिलेशंस हैं प्रोविंसेस और सेंटर के दरम्यान में, और फिर इसी तरह से लेजिस्लेटिव लिस्ट को डिस्कस किया हुआ है। जो नेशनल काउंसिल होगी पाकिस्तान के अंदर वो किस तरह से बनेगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी उसकी, इसके मुताबिक लॉज बनाए हुए हैं। पार्ट 6 जो है वो 160 से स्टार्ट होता है और ऑनवर्ड्स 174 तक जाता है। इसमें भी 3 चैप्टर्स हैं। इसमें एक तो फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन के मुताबिक बात की जा रही है कि जो नेशनल एसेट्स होंगे, ये जो टैक्स कलेक्शन होगी वो सेंट्रल और प्रोविंसेस या प्रोविंसेस के दरमियान में किस तरह से तकसीम किए जाएंगे, और इसके ऊपर जो है वो फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन और उनकी जो यूटिलाइजेशन है उसके ऊपर ऑडिटर जनरल बैठता है। ठीक है ऑडिटर जनरल के मुताबिक यहाँ पे लॉज बनाए हुए हैं। फिर इसी तरह से सूट जो है अगेंस्ट गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई मुकदमा करना चाह रहा है तो उसके मुताबिक लॉज पार्ट 6 के अंदर मौजूद है। फिर इसी तरह से पार्ट 7 हमारा आ जाता है जो कि स्टार्ट होता है 175 आर्टिकल से और ये बढ़ जाता है 212B तक। इसमें भी 3 चैप्टर्स हैं। इसमें एक तो जुडिशरी को डिस्कस किया हुआ है, उसके मुताबिक लॉज मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जजेस वगैरह के मुताबिक लॉज इसके अंदर मौजूद हैं। पार्ट 8 जो है इसमें 213 आर्टिकल से लेकर 226 आर्टिकल तक आर्टिकल शामिल हैं और इसमें 2 चैप्टर्स हैं। इसमें इलेक्शन कमीशन के मुताबिक और इलेक्टोरल लॉज के मुताबिक जो है जो लॉज हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। पार्ट 9 में जो आर्टिकल्स हैं वो 227 से लेकर 231 तक हैं और इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर्स है। इसमें इस्लामिक प्रोविजंस शामिल की गई हैं। आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पार्ट 10 जो है वो स्टार्ट होता है 232 आर्टिकल से और ये ऑनवर्ड जाता है 237 तक। इसमें एक ही चैप्टर है। इसमें इमरजेंसी प्रोविजंस हैं के मतलब लेजिस्लेशन की हुई है और इसी तरह से इमरजेंसी लगाई जा सकती है कि जी जब लेजिस्लेचर फेल हो जाएगी लेजिस्लेशन करने में, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकते हैं, ये कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल इश्यूज आ जाते हैं इमरजेंसी की सिचुएशन में, जैसे वार है या इंटरनल टेररिस्ट एक्टिविटीज जो हैं वो हाथ से बढ़ जाती हैं या इकोनॉमिक क्राइसिस हाथ से बढ़ जाते हैं तो उस सूरत में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। यानी कि इमरजेंसी किन सूरतों में लगाई जा सकती है वो हमें पार्ट 10 बताएगा। पार्ट 11 जो है इसमें आर्टिकल शामिल है 238 से 239 तक। इसमें एक ही चैप्टर है और इसमें अमेंडमेंट प्रोसीजर के बारे में बात की जा रही है कि अगर कोई अमेंडमेंट बिल जो है वो असेंबली में पेश होता है तो लोअर हाउस, अपर हाउस या प्रोविंसेस का क्या क्या रोल होगा उसमें।
पार्ट 12 जो है ये 240 से 280 तक जाता है। इसमें सर्विसेज के बारे में बात की जा रही है, जैसे कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है या प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन है। आर्म फोर्सेस के मतलब यहाँ पे लॉज मौजूद हैं, ट्राइबल एरियाज के मतलब, और कुछ जनरल प्रोविजंस हैं जैसे कि कश्मीर के स्टेटस को लेकर, और प्राइवेट आर्मी और प्रेसिडेंट की सैलरी के मतलब। आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं डिफरेंट पार्ट्स को। जो इसमें अगर समरी को हम दोबारा से रिवाइज करें तो इसमें 12 पार्ट्स हैं, 5 शेड्यूल्स हैं, 25 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं अब तक। हम 12 पार्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और फिर हम 5 शेड्यूल्स को भी देखेंगे, और 25 अमेंडमेंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो पार्ट 1 है इसका 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें आर्टिकल शामिल है 1 to 6। आर्टिकल नंबर 1 है और ये जाता है आर्टिकल नंबर 6 तक। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। आर्टिकल 1 जो है वो रिपब्लिक एंड टेरिटरी को डील करता है, यानी कि पाकिस्तान एक रिपब्लिकन कंट्री है, और फिर इसी तरह से इसकी टेरिटरी में 4 प्रोविंसेस शामिल हैं। और स्टार्ट में फाटा जो था वो एक फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज जो हैं उनको फाटा का नाम दिया गया था, लेकिन बाद में 25th अमेंडमेंट की गई और इनको पाकिस्तान का परमानेंट पार्ट बना दिया गया। जीबी जो होगा अकॉर्डिंग टू पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो जीबी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस है पाकिस्तान का, यानी पाकिस्तान के जेर इंतजाम वो रहेगा, ना कि पाकिस्तान का परमानेंट पार्ट है। आर्टिकल 2 जो है वो डील करता है इस्लाम जो होगा वो पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन होगा। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 8th अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो आर्टिकल 2A के जरिए पाकिस्तान का के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दिया गया। अब अगर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की वायलेशन की जाएगी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन तस्वर होगी। आर्टिकल 3 जो है वो एक्सप्लॉयटेशन को एलिमिनेट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 3 ये कहता है कि पाकिस्तान में कोई भी ताकतवर किसी भी कमजोर की एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता, गवर्नमेंट एक्सप्लॉयट नहीं कर सकती, या कोई इदारा जो है जैसे पुलिस, मिलिट्री, या कोई भी ताकतवर हल्का जो है वो किसी कमजोर की एक्सप्लॉयटेशन, वो फाइनेंशियल हो सकती है, एजुकेशनल हो सकती है, या हरासमेंट, या किसी भी तरह की एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर नहीं होगी किसी की भी। आर्टिकल 4 जो है वो ये कहता है कि तमाम के तमाम सिटीजन्स को लॉ के अकॉर्डेंस डील किया जाएगा, यानी कि लॉ का जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाएगा। अगर वो सिटीजन जो है वो सीनियर है या जूनियर है, या वो पुअर है या रिच है, तो सबको इक्वली कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डेंस, लॉज के अकॉर्डेंस डील किया जाएगा, चाहे वो कोर्ट्स के अंदर हो, इंस्टीट्यूट्स के अंदर हो, या एजुकेशनल सेक्टर में हो, कहीं पर भी हो। आर्टिकल 5 ये कह रहा है कि सबके सब लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो शहरी हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ लॉयल होंगे और स्टेट के साथ भी लॉयल होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को ओबे करेंगे, स्टेट के साथ लॉयल रहेंगे। आर्टिकल 6 ये कहता है कि हाई ट्रीजन का केस बनेगा, यानी कि शदीद गद्दारी का केस बनेगा। किस पे? कि अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनली एब्रोगेट करेगा, सस्पेंड करेगा, या सबवर्ट कर देगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को मनसूख कर देगा, उसको खत्म कर देगा, या उसको गैर जो है वो मुअस्सर कर देगा, या उसके बेसिक स्ट्रक्चर में किसी भी तरह की चेंज लाएगा। जैसे कि मुशर्रफ के ऊपर हाई ट्रीजन का केस बना था क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो एब्रोगेट कर दिया था, और पार्लियामेंट डिसाइड करेगी ऐसे पर्सन के मुतालिक कि जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया है या सस्पेंड किया है उसकी सजा क्या होगी। तो जनाब पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको वक्तन फवक्तन जो है वो मार्शल लॉज के थ्रू एब्रोगेट किया गया, सस्पेंड किया जाता रहा, और फिर हाई ट्रीजन के केस भी बनते रहे। पार्ट 2 में शामिल हैं आर्टिकल 7 to 40। इसमें 2 चीजें शामिल हैं। इसके 2 सब पार्ट हैं। पहला जो सब पार्ट है इसमें फंडामेंटल राइट्स की बात की जा रही है जो कि आर्टिकल 8 to 28 पर मुश्तमिल है, और दूसरा सब पार्ट जो है उसमें प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी की बात की जा रही है, और इसमें आर्टिकल शामिल है 29 to ऑनवर्ड 40 तक। अच्छा, अब हम सब पार्ट 1 को डिस्कस करते हैं। जो आर्टिकल 7 है, आर्टिकल 7 ये कहता है कि स्टेट क्या है। स्टेट को डिफाइन करता है इन द फॉर्म ऑफ फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, कि स्टेट वो गवर्नमेंट है बेसिकली जो पब्लिक के ऊपर टैक्स इंपोज कर सकते हैं, यानी कि पब्लिक से टैक्स कौन ले सकता है? सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ले सकती हैं। अब ये तो आर्टिकल 7 है जो कि डिफाइन कर रहा है स्टेट को कि स्टेट है क्या। अब दूसरे जो आर्टिकल्स हैं इसमें 8 to 28 ये फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। आर्टिकल 8 ये कहता है कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया जाएगा जो सिटीजन्स के बेसिक राइट्स को रिपील कर रहा हो, यानी कि राइट्स के अगेंस्ट कोई भी लॉ नहीं बनाया जाएगा, स्वाय इसके कि आगे चलकर हम देखेंगे कि जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं उस सूरत में फंडामेंटल राइट्स को रिपील किया जा सकता है। आर्टिकल 9 जो है वो सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन की बात करता है कि पाकिस्तान में किसी भी शख्स की जान, माल, इज्जत की तहफ़्फ़ुज़ होगा। आर्टिकल 10 ये कहता है कि अरेस्ट एंड डिटेंशन किस तरह से की जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर पुलिस किसी पर्सन को अरेस्ट करती है तो उसके भी फंडामेंटल राइट्स होंगे, जैसा कि अगर पुलिस किसी को किसी जुर्म में अरेस्ट करती है तो
वो इस बात की पाबंद होगी कि 24 आवर्स के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे, या उसको किसी भी तरह से कंपेल नहीं करेगी फोर्स करके कि वो अपना जुर्म कबूल करे। मेरेंडा राइट्स, यू आर नॉट सपोज टू टेल एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ पुलिस। तो यही बात की जा रही है आर्टिकल 10 के अंदर कि जी पुलिस जो है वो एक तो मजबूर नहीं करेगी, और दूसरा ये आपका राइट है कि आप पुलिस के सामने कोई भी जुर्म का एतराफ़ नहीं करेंगे। आप मजिस्ट्रेट के सामने जाएंगे, जज के सामने जाएंगे, वहां जाके अपने जुर्म का एतराफ़ कर सकते हैं। आर्टिकल 11 जो है वो फोर्स्ड लेबर की बात कर रहा है कि जी किसी भी पर्सन से जो है वो बूढ़ा हो, यंग हो, और स्पेशली अगर वो चाइल्ड है तो उससे फोर्सफुली काम नहीं लिया जा सकता जब तक कि वो अपनी मर्जी से काम न करे। आर्टिकल 12 ये कहता है कि कोई भी लॉ जो है वो जब बना तो बनने के बाद जो जुर्म होगा उस पर सजा दी जा सकती है। यानी कि अगर एक लॉ बना है और उस लॉ बनने से पहले उसके मतलब किसी कोई पर्सन कोई जुर्म कर चुका है, तो उसको लॉ बनने के बाद सजा नहीं दी जाएगी। जब लॉ बन गया है, बनने के बाद अगर कोई मुजरम जुर्म करता है तो उसको उसकी सजा दी जाएगी। आर्टिकल 13 ये कह रहा है कि किसी भी पर्सन को सिंगल ऑफेंस के लिए, यानी कि एक बार जुर्म किया उसको 2 बार पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 14 ये कहता है कि किसी भी इंसान की इंटीग्रिटी, यानी कि उसकी सालमियत जो है और उसकी आज़ादी जो है उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी पाकिस्तान के लॉ के अंदर। अच्छा, जो सब पार्ट 1 था, इसमें आर्टिकल 15 से ऑनवर्ड जो है वो फ्रीडम की बात की जाती है। जैसे कि आर्टिकल 15 ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होगी, कोई भी पर्सन पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने में जा सकता है, यानी कि सिंध से बलोचिस्तान, बलोचिस्तान से जो है वो सिंध में आ सकता है, KPK से जो है वो क्वेटा जा सकता है, बलोचिस्तान जा सकता है। तो आने जाने में कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी। आर्टिकल 16 ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ असेंबली हो गया, यानी कि कोई भी पर्सन ये ग्रुप ऑफ पीपल उठकर पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, या कोई भी मजहबी जमात वो बना सकते हैं। आर्टिकल 17 ये कहता है कि कोई भी पर्सन जो है वो लॉफुल ट्रेड कर सकता है, या कोई एसोसिएशन बना सकता है। आर्टिकल 18 जो है वो बात कर रहा है फ्रीडम ऑफ लॉफुल ट्रेड, कि कोई भी पर्सन जो है वो ट्रेड कर सकता है, तजारत कर सकता है। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर सकता है कि कोई भी पर्सन जो है वो हेड स्पीच को छोड़ के जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसाइज कर सकते हैं, पॉलिसीज के ऊपर क्रिटिसाइज कर सकता है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्रिटिसाइज कर सकता है अगर उसमें कोई खराबियां उसको नजर आती हैं। आर्टिकल 20 की ये बात कहता है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, यहाँ पे जिस मजहब के लोग जो है वो मौजूद हैं वो अपने मजहब के मुताबिक अपनी इबादत कर सकते हैं और साथ ही अपनी मजहबी रसूमात को भी अदा कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ रिलीजियस टैक्स, यानी कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी दूसरे रिलीजन के ऊपर कोई रिलीजियस टैक्स इंपोज नहीं किया जाएगा। प्रोहिबिशन ऑफ रिलीजियस सेक्टेरियनिज्म इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, पाकिस्तान में किसी भी कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी के अंदर जो रिलीजियस सेक्टेरियनिज्म है, यानी कि फिरका वारियत की, तो बिल्कुल भी इजाजत नहीं होगी। आर्टिकल 22 ये बात कहता है। आर्टिकल 23, 24 ये कहते हैं कि कोई भी पर्सन पाकिस्तान के किसी भी कोने में प्रॉपर्टी खरीद सकता है और वो अपने नाम पे रख भी सकता है, और गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट पे किसी से प्रॉपर्टी ले सकती है। जैसे कोई रोड बना रहे हैं तो रास्ते में किसी की जमीन आ रही है तो उससे वो लेनी पड़ेगी, तो इस तरह के पब्लिक इंटरेस्ट में वो जमीन एक्वायर कर सकते हैं। आर्टिकल 25 इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स की बात करता है कि तमाम के तमाम जो सिटीजन्स हैं वो इन फ्रंट ऑफ लॉ फॉर एजुकेशन और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में सभी इक्वल हैं, यानी कि सबको इकोनॉमिक फ्रीडम यहाँ पे दिया जाएगा, इक्वलिटी दी जाएगी, सभी को यहाँ पे इक्वली इन फ्रंट ऑफ लॉ ट्रीट किया जाएगा और सबको एजुकेशन दी जाएगी। और इसी आर्टिकल के अंदर ये बात की जा रही है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको 16 की एज तक फ्री एजुकेशन दी जाएगी। आर्टिकल 26 ये कहता है कि ऑल सिटीजन्स आर इक्वल, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर, ऑल पब्लिक प्लेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस आर ओपन टू ऑल फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड फीमेल, स्पेशल लॉज कैन बी मेड। तो वो ये कहता है कि पाकिस्तान में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज हैं या कोई पब्लिक प्लेसेस हैं, वो तमाम सिटीजन्स के लिए ओपन है, सभी इक्वल है इस मामले में, और इसमें किसी भी कास्ट, रिलीजन या जेंडर की बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। सिवाय इसके के औरतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्पेशल लॉज बनाए जा सकते हैं। जैसे कोई पब्लिक प्लेस है, वहाँ पर जो है वो ख़वातीन का आना जाना ज़्यादा है, तो ऐसे रूल्स बनाए जा सकते हैं कि वहाँ फैमिली के बगैर कोई भी पर्सन एंटर नहीं हो सकता। जैसे कि हमें बहुत सारी जो पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे पार्क्स हैं, वहाँ पे हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। आर्टिकल 27 ये कहता है कि सर्विसेज में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि पाकिस्तान में किसी इंस्टीट्यूट में कोई पोस्ट खाली है तो वहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू या जो भी टेस्टिंग के प्रोसीजर हैं सभी उसमें शामिल हो सकते हैं। जो क्वालिफाई कर जाएगा, चाहे वो मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, मेल है, फीमेल है, जो क्राइटेरियाज हैं, जो सर्विस के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उन पे पूरा उतरेगा तो वो सर्विसेज में शामिल हो सकता है, वो जॉब अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकता है। आर्टिकल 28 ये कहता है कि आप अपने कल्चर के मुताबिक जिंदगी गुजार सकते हैं।
यानी कि आप अपने रिलीजियस कल्चर के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकते हैं, या अपने एरिया वाइज जो है वो जो कल्चर्स हैं आपके, नेशन वाइज कल्चर्स हैं, उनके मुताबिक भी आप ज़िंदगी यहाँ पे गुजार सकते हैं ओपनली एंड फ्रीली। अब जो पार्ट 2 था उसका सेकंड सब पार्ट था जिसमें हमने बात की थी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी की। अब दोबारा से इसको हम देख लेते हैं कि हम पढ़ रहे हैं सेकंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। इसमें जो इसका फर्स्ट सब पार्ट था उसमें बेसिक राइट्स की बात की जा रही थी, और सेकंड जो सब पार्ट है पार्ट 2 का, इसमें प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी बताई जाएगी। अब जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज हैं उसमें आर्टिकल 29 ये डिफाइन करता है कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी बेसिकली है क्या चीज। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी वो बेसिक रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ये बेसिक आइडियोलॉजीज हैं जिनकी बेस पे पाकिस्तान में पॉलिसीज बनाई जाएंगी। फॉर एग्जांपल इसमें ये इंक्लूड हो सकता है कि हर एक पॉलिसी जो है वो पब्लिक के इंटरेस्ट में हो, हर एक पॉलिसी जो है वो स्टेट की कलेक्चुअल डेवलपमेंट के हक में हो। तो दूसरा जो इसमें है, एंड दीज आर्टिकल इट इज डिक्लेयर डेट ऑन विच प्रिंसिपल द स्टेट विल बी ड्राइवन, या फिर इसमें प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी में ये चीजें भी शामिल होंगी कि स्टेट को किस तरह से किन असूलों की बुनियाद पर चलाया जाएगा। आर्टिकल 30 ये डिफाइन करता है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी पॉलिसी बनाने में, कि गवर्नमेंट के पास, जैसा कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पब्लिक प्लेसेस की डेवलपमेंट करेगी, एजुकेशन देगी, ठीक है, और मुल्क की एक्सपोर्ट्स बढ़ाएगी, इंपोर्ट्स कम करेगी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ करेगी, ठीक है, जिससे मुल्क के अंदर खुशहाली आए और मुल्क तरक्की करे। इस तरह की सारी चीजें जो है वो आर्टिकल 30 के अंदर शामिल है। आर्टिकल 31 ये कहता है कि गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो लोगों को मोटिवेट करे और उनको फैसिलिटीज दे ताकि वो इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सके। आर्टिकल 32 ये कहता है कि जो गवर्नमेंट है वो लोकल गवर्नमेंट्स के स्ट्रक्चर्स को जो है वो मजबूत करेगी ताकि वो पब्लिक की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं या वार्ड के लेवल में पाकिस्तान के अंदर हैं, ठीक है, जैसे काउंसलर्स होते हैं और उनकी अपनी कैबिनेट्स बनी हुई होती हैं जिनको फंड्स मिलते हैं पब्लिक की डेवलपमेंट के लिए, तो वो वहाँ यहाँ पे मजबूत होंगे ताकि जो है पब्लिक की रिप्रेजेंटेशन ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। आर्टिकल 33 ये कहता है कि एलिमिनेशन ऑफ सेक्टेरियनिज्म, पाकिस्तान से जो है वो सेक्टेरियनिज्म को ख़त्म करने के बारे में गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज बनाएगी। यानी कि पाकिस्तान में किसी भी किस्म की फिरकावारियत नहीं होगी। वैसे एक कंट्रास्ट मौजूद है, ऊपर ये बात की गई है कि पाकिस्तान में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है, कोई भी रिलीजियस पार्टी बना सकता है, इस पर कोई भी चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट ने नहीं रखा हुआ। अब जब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज और रिलीजियस पार्टीज बन जाती हैं तो इससे सेक्टेरियनिज्म फैलता है। तो बहरहाल आर्टिकल 33 ये कहता है कि गवर्नमेंट सेक्टेरियनिज्म को यहाँ पे कम करेगी। वुमेन की रिप्रेजेंटेशन को प्रोटेक्ट कर रहा है आर्टिकल नंबर 34 कि वुमेन्स सारी की सारी सर्विसेज में, सारी फील्ड्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन उनकी हो सकती है कि वो वहाँ पे जॉब कर सकती हैं, वो खुद को रिप्रेजेंट कर सकती हैं। जैसे पाकिस्तान के सबसे बड़ा इदारा है पार्लियामेंट, वहाँ पे खवातीन की नशस्तें मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर इंस्टीट्यूट्स के अंदर वो जॉब्स कर सकती हैं। पाकिस्तान एयर लाइन्स जो हैं जैसे PIA है, तो वहाँ पर भी खवातीन जॉब करती हैं और कर सकती हैं। फैमिली इंस्टीट्यूशन विल बी प्रोटेक्टेड। जो फैमिली इंस्टीट्यूशन है, यानी कि जो सबसे पहला जो है वो सोसाइटी का जो यूनिट है फैमिली, तो उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। यानी कि शादियां रुक जाती हैं जहेज के पैसे ना होने की वजह से, तो जहेज जैसी जो कल्चर है उसको सोसाइटी से ख़त्म किया जाएगा। माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 36। आर्टिकल 37 सोशल जस्टिस की बात करता है, एरेडिकेशन ऑफ सोशल इवल्स, माशरती बुराइयों को ख़त्म किया जाएगा पाकिस्तान के अंदर और सोशल जस्टिस कायम किया जाएगा। यानी किसी भी तरह की सोशल डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी के अंदर नहीं होगी। आर्टिकल 38 ये कहता है इकोनॉमिक विल बी इकोनॉमिक वेल बीइंग आर्टिकल 38 ये कहता है कि सबके लिए यहाँ पे इकोनॉमिक वेल बीइंग होगा। यानी कि यहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज सबके लिए होंगी कि सभी जो है वो उनको फैसिलिटेट किया जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, कोई भी बिजनेस यहाँ पे कर सकता है, जॉब कर सकता है, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन वो लॉफुल होनी चाहिए। आर्टिकल 39 ये कहता है कि लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करें। आर्टिकल 40 ये कहता है कि दुनिया के जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनके साथ पाकिस्तान के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाए जाएंगे, स्ट्रॉन्ग रिलेशंस डेवलप किए जाएंगे। जो पार्ट 3 है इसमें आर्टिकल शामिल हैं 41 से लेकर 100 तक, और इसमें 3 चैप्टर्स हैं। ये पाकिस्तान को एज फेडरेशन डील करता है कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है, और फेडरेशन का मतलब यह है कि यहाँ पे जो है एक फेडरल गवर्नमेंट होगी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होगी। जैसे कि पाकिस्तान में 4 प्रोविंसेस हैं। अब फेडरल गवर्नमेंट्स के पास क्या क्या अख्तियारात होंगे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास क्या क्या अख्तियारात होंगे, ये सारे के सारे पार्ट 3 के अंदर डिफाइन किए गए हैं। और ये भी बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरेशन
और प्रोविंसेस के दरमियान में पावर्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होगी। फॉर एग्जांपल हमने 18th अमेंडमेंट देखी थी जिसमें ये देखा था कि जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है वो प्रोविंसेस को दे दी गई थी। इससे पहले जो फाइनेंशियल मामलात थे कंट्री के वो सारे के सारे फेडरल गवर्नमेंट के पास थे कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कलेक्शन करेगी और प्रोविंसेस को फंड्स देगी। अब जो पार्ट 3 है इसमें क्योंकि 3 चैप्टर्स हैं हम वन बाय वन करके सारे चैप्टर्स को देखते हैं। चैप्टर 1 जो है ये इसमें आर्टिकल्स हैं 41 टू 49 और ये प्रेसिडेंट के मुतालिक है कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान का जो है वो मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। इसकी क्वालिफिकेशन की बात की जा रही है कि वो पाकिस्तान का सिटीजन होना चाहिए, वो मुस्लिम होना चाहिए, उसकी मिनिमम एज 45 हो, साउंड माइंडेड हो और वो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी पे बिलीव करता हो। प्रेसिडेंट की टर्म 5 साल के लिए होगी और कोई भी पर्सन जो है वो 2 मरतबा पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बन सकता है, इलेक्ट हो सकता है। 2 मरतबा से ज्यादा वो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। जो प्रेसिडेंट है उसका एक इलेक्टोरल कॉलेज जो है यानी कि उसको कौन कौन से कॉलेजेस जो हैं वो इलेक्ट करेंगे। एक तो नेशनल असेंबली वो कॉलेज है, सेनेट वो कॉलेज है और प्रोविंशियल असेंबली, ये 3 हाउसेस मिलकर वो इलेक्टोरल कॉलेज बनाएंगे प्रेसिडेंट के लिए। अब प्रेसिडेंट को रिमूव भी किया जा सकता है थ्रू इम्पीचमेंट अगर वो क्या करता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेव करता है या मिस बिहेव करता है या मेंटली अनफिट हो जाता है। जो पार्ट 3 है इसमें आर्टिकल्स हैं, सॉरी पार्ट 3 का जो चैप्टर 2 है इसमें आर्टिकल्स 50 टू 69 है। ये पार्लियामेंट और ये पार्लियामेंट को डील करता है यानी कि मजलिस शूरा जिसको हम उर्दू में मजलिस शूरा बोलते हैं। इसमें 2 हाउसेज होंगे, एक अपर हाउस होगा और लोअर हाउस, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट के या जो फेडरेशन है पाकिस्तान की इसको चलाने के लिए 2 हाउसेज होंगे सेंट्रल लेजिस्लेचर के, एक अपर हाउस जिसको सेनेट का नाम दिया जाएगा और दूसरा लोअर हाउस जिसको नेशनल असेंबली का नाम दिया जाएगा। जो अपर हाउस है इसमें सारे प्रोविंसेस यानी कि पाकिस्तान में 4 प्रोविंसेस हैं, चारों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी, सबको 23 सीट्स दी जाएंगी और आईसीटी को यहाँ पे 4 सीट्स दी जाएंगी, फाटा को 8 सीट्स। अब जो फाटा की 8 सीट्स हैं क्योंकि हमने देखा था कि जो अमेंडमेंट हुई थी आई थिंक 18th अमेंडमेंट थी उसमें ये कहा गया था कि अब फाटा पाकिस्तान का परमानेंट पार्ट है, लिहाजा नेक्स्ट 2023 के जो इलेक्शंस होंगे इसमें फाटा की अलग से 8 सीट्स नहीं होंगी बल्कि वो प्रोविंस का पार्ट बन गया है, तो अब वो जनरल सीट्स उसको एलोकेट की जाएंगी। फिर इसी तरह से जो लोअर हाउस है इसमें टोटल मेंबर्स होंगे 342 और सॉरी तो हाँ 342 सीट्स होंगी यानी कि 342 मेंबर्स होंगे। अब इसमें से कुछ फाटा के थे यानी कि 8 मेंबर्स जो हैं वो फाटा से थे, अब फाटा के यहाँ से निकाल दें तो 342 से ये काम हो गया 336 बने, जिनमें से 272 जो हैं वो इलेक्ट होके आएंगे डायरेक्टली बाय द पब्लिक और 60 सीट्स यहाँ पे फीमेल्स के लिए उनका इलेक्टोरल कॉलेज डिफरेंट होता है। इसी तरह से माइनॉरिटीज के लिए 10 सीट्स है उनका इलेक्टोरल कॉलेज डिफरेंट होता है, माइनॉरिटीज की जो पॉपुलेशन होती है वही उनको इलेक्ट करती है। अब इसमें जो नेशनल असेंबली है इसमें पंजाब को 183 सीट्स दी गई थी, अब ये अमेंड होकर 174 रह जाएंगी अगले इलेक्शन में। सॉरी बलूचिस्तान को 17 सीट्स दी गई थी, अब ये जो है वो 20 हो जाएंगी अमेंड होके। सिंध को 75 और केपीके की 43 सीट्स हैं नेशनल असेंबली के अंदर। आर्टिकल 62 और आर्टिकल 63 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिकल 62 जो है वो एमएनए की क्वालिफिकेशन की बात करता है, आर्टिकल 63 जो है वो एमएनए की डिसक्वालिफिकेशन की बात करता है। यानी कि एमएनए के वो एमएनए बन सकता है कोई भी पर्सन, उसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज होंगे ये 62 में लिखा हुआ है। इसी तरह से आर्टिकल 63 जो है वो बात करता है डिसक्वालिफिकेशन की कि कौन कौन सा पर्सन जो है वो डिसक्वालीफाई होगा कि वो एमएनए नहीं बन सकता या एमएनए बन चुका है, बनने के बाद जो है उसको डिसक्वालीफाई करना है, तो उसकी सारी चीजें यहाँ आर्टिकल 63 के अंदर लॉज बने हुए हैं। आर्टिकल 62 63 इस वजह से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेनेट के जो मेंबर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन की बात करते हैं। यानी कि सेनेट जो के मेंबर जो है फॉर एग्जांपल उसकी क्वालिफिकेशन ये है, एक क्वालिफिकेशन ये है फॉर एग्जांपल कि उसकी मिनिमम एज 30 ईयर्स होनी चाहिए एमएनए के लिए, नेशनल असेंबली के लिए जो है वो 25 होनी चाहिए। नेशनल असेंबली का इंतखाब 5 साल के लिए किया जाएगा और सेनेट का 6 साल के लिए किया जाएगा। यानी कि नेशनल असेंबली के इलेक्शंस हर 5 साल के बाद होंगे और सेनेट के लिए 6 साल के बाद होंगे। आर्टिकल 58 और 52 जो हैं वो डील करते हैं नेशनल असेंबली के डिसोल्यूशन को, कि नेशनल असेंबली को कौन डिसॉल्व कर सकता है, ये किन बेसिस पे डिसॉल्व हो सकती है। अब प्रेसिडेंट जो है उसको ये इख्तियार है कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, बट प्राइम मिनिस्टर की जब तक एडवाइस नहीं आएगी वो भी नहीं कर सकता। इफ पीएम इज नो मोर देन द प्रेसिडेंट विल डिसॉल्व द नेशनल असेंबली। अब प्राइम मिनिस्टर को ये इख्तियार दिया गया है कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर किसी भी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है या मेंटली अनहेल्दी हो जाता है या डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो फिर प्रेसिडेंट को ये इख्तियारात होंगे कि वो असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है।
58(2) जो है वो ये बताता है कि ये बताता था सॉरी कि जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी वक्त अपने बिहाफ पे असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। अब इसको 8th अमेंडमेंट के थ्रू जो है वो इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्योंकि उस वक्त एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना था। 8th अमेंडमेंट को जाके आप स्टडी करें तो आपको वहाँ पे बात पूरी समझ आएगी। और फिर इसको 13th अमेंडमेंट में जब वापस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान में बना तो इसको रिमूव कर दिया गया। फिर इसी तरह से 17th अमेंडमेंट में इसको जो है वो दोबारा से इंसर्ट किया और 18th अमेंडमेंट में इसको वापस रिट्रीट कर दिया गया, निकाल दिया गया जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट बनी थी पाकिस्तान में। नाउ द प्रेसिडेंट हैज नो राइट टू डिसॉल्व द नेशनल असेंबली ऑन इट्स ऑन बिहाफ। अब जो है वो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट जो है, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो प्रेसिडेंट जो है वो अब असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकता। पार्ट 3 का जो चैप्टर नंबर 2 है हम ये पढ़ रहे थे, इसका जो सेकंड हाफ है इसमें आर्टिकल 70 to 89 शामिल है। अब लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को ये डील करता है कि पाकिस्तान में लेजिस्लेशन कैसे होगी। फेडरल जो इंस्टीट्यूट्स हैं लाइक जो है वो सेनेट है और नेशनल असेंबली, यानी कि फेडरल लेजिस्लेचर के अंदर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर किस तरह से होगा। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑर्डिनरी बिल है वो किसी भी हाउस में अपेयर हो सकता है और वो वहाँ से पास होगा और फिर वो दूसरे हाउस में जाएगा, वहाँ से पास होगा, यानी कि नेशनल असेंबली में अगर बिल पेश होता है वहाँ से वो सेनेट में जाएगा, दोनों से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट उसको पास करेगा, देन वो एक्ट या फिर लॉ बन जाएगा। अगर मनी बिल है यानी कि फाइनेंशियल बिल है तो वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल असेंबली में अराइज हो सकता है। क्यों? क्योंकि नेशनल असेंबली जो है वो पाकिस्तान की जो पब्लिक है उसकी ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है। तो फाइनेंशियल बिल जो है ये अपर एंड है नेशनल असेंबली को कि फाइनेंशियल बिल सिर्फ नेशनल असेंबली से में अराइज होगा। अब नेशनल असेंबली उसको पास करेगी, पास करने के बाद जो है उसको सेनेट को भेजेगी। अगर सेनेट रिजेक्ट कर दे तब भी वो प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड होगी, वहां से उसका एसेंट ले सकता है वो बिल। लेकिन सेनेट एक चीज कर सकती है कि सेनेट में उसको स्टडी किया जाएगा और उसमें अगर सेनेट कोई सजेशन देना चाहे चेंजेस की या कोई मशवरा देना चाहे तो उसको वेलकम करेगी नेशनल असेंबली, और उसके लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो उसको माने ही माने। तो बहरहाल जो मनी बिल है वो ऑल इन ऑल डिपेंड करता है नेशनल असेंबली के ऊपर। और पार्ट 3 जो है उसका चैप्टर 3 उसमें आर्टिकल है 90 to 100। ये फेडरल गवर्नमेंट को डील करता है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर होगा, उसकी कैबिनेट होगी, ये हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशंस हैं। हर एक डिपार्टमेंट जो है उसके ऊपर एक सेक्रेटरी होगा, सेक्रेटरी के ऊपर उसी डिपार्टमेंट के रेलिवेंट मिनिस्टर होगा और मिनिस्टर जो है वो कैबिनेट का ऐसा होगा और कैबिनेट होगी अंडर प्राइम मिनिस्टर। फॉर एग्जांपल हम बात करें हेल्थ इंस्टीट्यूट की या एजुकेशन की बात कर लें, हेल्थ की कर लेते हैं, तो यहाँ पे हेल्थ का चीफ सेक्रेटरी होगा, उसके ऊपर जो है वो हेल्थ का चीफ मिनिस्टर होगा, सॉरी हेल्थ का मिनिस्टर होगा, सिंपली मिनिस्टर होगा। और मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट का ऐसा होगा और कैबिनेट का हेड होगा प्राइम मिनिस्टर, यानी कि ऑल इन ऑल सारे डिपार्टमेंट्स का हेड बनता है प्राइम मिनिस्टर। तो लिहाजा पिछले जो हमने पढ़ा था रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट कि पाकिस्तान की तरक्की या मुल्क की तरक्की के लिए जो गवर्नमेंट है वो ऑल इन ऑल रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि सभी इदारे जो हैं वो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। गवर्नमेंट किसी भी तरह चाहे उनसे काम ले सकती है। ऑल डिपार्टमेंट्स आर डायरेक्टली अंडर पीएम। तो अगर कोई प्राइम मिनिस्टर जो है या कोई गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर रही, यानी कि उसकी नाअहली है, आप पाकिस्तान में अगर 30 इंस्टीट्यूट्स हैं सभी के सब जो है वो गवर्नमेंट के अंडर होते हैं। अब जो मेंबर्स होंगे कैबिनेट के, प्राइम मिनिस्टर जो कैबिनेट बनाएगा उसके मेंबर्स जो हैं वो ये ले सकता है सेनेट से या फिर नेशनल असेंबली से, ठीक है। अब यूएसए की अगर हम देखें जो प्रेसिडेंट और उसकी कैबिनेट है, तो यूएसए में प्रेसिडेंट कहीं से भी अपने कैबिनेट मेंबर्स आउटसाइड द सेनेट या नेशनल असेंबली वो ले सकता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर वो अपना एडवाइजर रख सकता है, वो कोई भी पर्सन हो सकता है, वो अपना फेवरेट पर्सन रख सकता है। अब जरूरी नहीं है कि वो नेशनल असेंबली या सेनेट से ही चूज करें। पार्ट 4 के अंदर आर्टिकल शामिल हैं 101 से 140 तक, इसमें भी 3 चैप्टर्स हैं। अब ये प्रोविंसेस को डील करता है, इसको अंडरस्टैंड करना बिल्कुल आसान है अगर हमें ये बात समझ आ गई है कि पार्ट 3 का स्ट्रक्चर कैसा है और क्या क्या चीजें वो डील करता है। जैसे हमने वहां पे देखा पार्ट 3 जो है वो प्रेसिडेंट को डील कर रहा है, जो फेडरल लेजिस्लेचर है उसको डील कर रहा है, और इसी तरह से एग्जीक्यूटिव फेडरल जो है यानी कि प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट या जो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसको डील करता है, ये 3 चीज। इसी तरह से जो पार्ट 4 है इसके पैरेलल हम देखें, वहां पे प्रेसिडेंट है, यहाँ पे गवर्नर होगा, वहां पे फेडरल लेजिस्लेचर है, यहाँ पे प्रोविंशियल असेंबली होगी, वहां पे जो सॉरी प्राइम मिनिस्टर और जो है उसकी कैबिनेट है, एग्जीक्यूटिव है यानी कि फेडरल गवर्नमेंट है, यहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी जिसमें चीफ मिनिस्टर उसकी कैबिनेट होगी। तो इसको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें शामिल हैं। एक तो ये प्रोविंसेस को डील करता है, इसका जो चैप्टर 1 है 3 चैप्टर्स में से वो गवर्नर को डील करता है।
अब गवर्नर जो है वो सेम प्रोविंस से नहीं होगा, यानी कि पंजाब का गवर्नर पंजाब का रिहायशी नहीं होगा, वो सिंध का हो सकता है, केपीके का हो सकता है, या बलोचिस्तान का हो सकता है। और जो गवर्नर है वो फेडरल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर, प्रोविंस के अंदर, और इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। लेकिन इसमें भी यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर जो एडवाइस देगा प्रेसिडेंट, उसकी एडवाइस के मुताबिक गवर्नर वहां पे अपॉइंट करेगा। अब गवर्नर राज के मतलब हम जब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स पढ़ रहे थे और फिर इसी तरह से अमेंडमेंट्स, तो उसमें भी कहीं डिस्कस किया था कि गवर्नर राज कैसे लग सकता है। अब अगर हो ऐसा कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, वो फेल हो जाए प्रोविंस को चलाने में, वहां पे अफरा तफरी की सिचुएशन पैदा हो जाए, पॉलिटिकल इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए, तो गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट या फेडरल गवर्नमेंट की एडवाइस के ऊपर गवर्नर राज लगा सकता है। अब होगा ये कि प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट बीच में से बाईपास हो जाएगी, जो प्रोविंस है वो आ जाएगा अंडर गवर्नर, और गवर्नर किसका बंदा है, वो फेडरल गवर्नमेंट का है। यानी कि इन दिस केस जो प्रोविंस है वो डायरेक्टली अंडर आ जाएगा फेडरल गवर्नमेंट के, गवर्नर राज के केस में। अगर चारों के चार प्रोविंसेस डिसॉल्व हो जाते हैं तो पाकिस्तान जो है वो एक यूनिटरी स्टेट बन जाएगा। अभी तो ये फेडरल स्टेट है। फेडरल स्टेट और यूनिटरी स्टेट में ये फर्क होता है कि जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसमें फेडरेशन है, उसके पास पावर्स हैं लेजिस्लेशन की। इसी तरह से प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उनके पास भी पावर्स हैं लेजिस्लेशन की। लेकिन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि वहां पे कोई प्रोविंस नहीं है, सिर्फ एक ही सिंगल बॉडी होती है लेजिस्लेटिव बॉडी, जिसको हम, जैसे हमारे पास फेडरल नेशनल असेंबली होगी और सेनेट होगी, वही लाज बनाएंगे, और हर एक प्रोविंस जो है उसके अंदर एक गवर्नर होगा जो डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट के आगे रिस्पॉन्सिबल होगा। आर्टिकल जो 58(2) भी है वो ये कहता है कि गवर्नर जो है वो प्रोविंशियल असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो ये काम करेगा चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर। जो चैप्टर 2 है, सॉरी हम देख रहे थे पार्ट 4 पार्ट 4 का जो चैप्टर 2 है वो स्टार्ट होता है 106 से और ऑनवर्ड जाता है 128 तक। ये प्रोविंशियल असेंबली को डील करता है। इसमें जो सबसे पहली चीज है इंपॉर्टेंट वो ये है कि जो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स होंगे वो उसी प्रोविंस के इनहेबिटेंट होंगे, यानी कि पंजाब के जो मेंबर्स होंगे असेंबली के वो पंजाब के ही रहायशी होंगे। अब इसी में चैप्टर 2 के अंदर फाइनेंशियल प्रोसीजर को के बारे में लेजिस्लेशन या लॉज बनाए हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के इस चैप्टर 2 में ये बात की गई है कि मनी बिल कैसे रन होगा, राइज होगा, और वो कैसे पास होगा प्रोविंशियल असेंबली में, और पब्लिक फंड को किस तरह से प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैंडल करेगी, डील करेगी और उसको यूटिलाइज करेगी। अब गवर्नर जो है वो टेम्परेरी लॉज को पास कर सकता है, ठीक है, जिनको हम ऑर्डिनेंसेस बोलते हैं। तो सेम उसी तरह जिस तरह से कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसमें जो फेडरल लेजिस्लेचर है उसमें प्रेसिडेंट जो है वो कुछ ऑर्डिनेंसेस को पास कर सकते हैं, लेकिन बाद में जो रिस्पेक्टिव असेंबलीज हैं वो इन ऑर्डिनेंसेस के ऊपर जो है वो वोटिंग करती हैं। अगर वो पास हो जाता है तब वो एक्ट और लॉ बन जाता है, और अगर वो रिजेक्ट कर देती हैं तो ये मनसूख हो जाता है, खत्म हो जाता है। जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं पाकिस्तान में, सिंध में, बलोचिस्तान में या पंजाब में, तो केपीके में, तो वो यूनिकैमरल है। जबकि अगर हम यूएस की बात करें तो वहां पे बाई कैमरल जो असेंबलीज हैं, प्रोविंशियल असेंबलीज वहां पे बाई कैमरल है। अब बिल जो है कोई भी वो प्रोविंशियल असेंबली में अराइज होगा, क्योंकि यूनिकैमरल है, उसी एक हाउस के अंदर अराइज होगा, वहां से पास होगा और फिर गवर्नर के पास चला जाएगा उसके एसेंट के लिए। चैप्टर 3 जो है पार्ट 4 का वो ये कहता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट किस तरह की होगी, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसी तरह जिस तरह से हमने फेडरल गवर्नमेंट में देखा था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में हर एक डिपार्टमेंट के ऊपर एक सेक्रेटरी होगा, उसमें प्रोविंशियल मिनिस्टर होगा, और वो प्रोविंशियल कैबिनेट एग्जीक्यूटिव का मेंबर होगा, कैबिनेट मेंबर होगा, और वो चीफ मिनिस्टर के आगे रिस्पॉन्सिबल होगा। और सारे के सारे जो प्रोविंशियल असेंबली जो कैबिनेट मेंबर्स होंगे चीफ मिनिस्टर के, वो प्रोविंशियल असेंबली से ही चूज किए जा सकेंगे। पार्ट 5 जो है इसमें आर्टिकल शामिल है 141 टू 159, और इसमें भी 3 चैप्टर्स हैं। अब इसमें सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें फेडरेशन और प्रोविंसेस के दरमियान में रिलेशन को डिस्कस किए हुए हैं। एक तो चैप्टर नंबर 1 जो है इसका वो 141 से 144 तक ऑनवर्ड जाता है। इसमें लेजिस्लेटिव लिस्ट की डिवीजन की गई है कि कौन कौन सी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल लेजिस्लेचर लेजिस्लेशन करेगी, और कौन कौन से ऐसे जो है वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें प्रोविंशियल असेंबली जो है वो लेजिस्लेशन करेगी। अब इसी में डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस बताया गया। अब जैसा कि स्टार्ट में यह था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना यहाँ पे 3 लिस्ट बनाई गई थी लेजिस्लेशन के लिए। एक तो प्रोविंशियल लिस्ट थी जिसपे प्रोविंसेस लेजिस्लेशन कर सकते थे, फेडरल लिस्ट थी, इसी तरह से
एक कंकरेंट लिस्ट थी जिसपे दोनों लेजिस्लेशन कर सकते थे, बट हमने 18th अमेंडमेंट में देखा था कि कंकरेंट लिस्ट जो है उसको अबॉलिश कर दिया गया और जो इख्तियारात थे वो प्रोविंसेस को दिए गए मेजर में। चैप्टर 2 जो है पार्ट 5 का, वो स्टार्ट होता है 145 से और ऑनवर्ड जाता है 152 तक। एक तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप बताया गया है प्रोविंसेस के दरमियान और सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान, कि दो प्रोविंसेस किसी एक जगह पे मिलकर काम कर सकते हैं फॉर कॉमन इंटरेस्ट। इसी तरह से एक फेडरल गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो मिलकर काम कर सकते हैं किसी एक जगह पे कॉमन इंटरेस्ट के लिए। और इसी तरह से जो प्रोविंशियल जो है वो एक प्रोविंस का कोई इंस्टीट्यूट है वो दूसरे प्रोविंस में काम करना चाह रहा है तो वहां पे जाएगा तो दूसरी गवर्नमेंट से सबसे पहले एनओसी लेगा और फिर वहां पे वो जगह एक्वायर करेगा या हायर करेगा, तो वहां पे जाके वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बना सकते हैं। इन सम प्रोस्पेक्ट्स फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर्क टुगेदर, तो ये बात ऑलरेडी हो चुकी है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर जो आर्टिकल्स है वो 153 से लेकर 159 तक है। अब इसमें स्पेशल इंस्टीट्यूट्स को डिस्कस किया हुआ है, उनके मतलब लॉज बने हुए हैं। एक फॉर एग्जांपल एनईसी है, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, और दूसरा आपके पास है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। तो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल जो है वो सारे प्रोविंसेस और सेंटर के दरमियान में जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं उनको डील करती है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है वो किसी भी तरह के अगर प्रोविंसेस के दरमियान में डिफरेंसेस पैदा हो जाएं, कोई इख्तलाफात पैदा हो जाए ये सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान, तो उनको सेटल और डील करने के लिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। पार्ट 6 में आर्टिकल शामिल है 160 से लेकर 174 तक। इसमें एक पहली इंपॉर्टेंट चीज जो है वो फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स के, पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज के मतलब सारे के सारे लॉज जो हैं वो पार्ट 6 के अंदर मौजूद हैं। सूट्स अगेंस्ट गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी मुकदमा किया जा सकता है किसी कोर्ट में, उसके और उसकी क्राइटेरिया क्या होगा, क्वालिफिकेशन और प्रोसीजर क्या होगा। चैप्टर नंबर 1 जो है इसमें भी 3 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 जो है वो 161 से लेकर 165 तक है। शॉर्टली मैं ये बता देता हूँ कि इसमें फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बताई गई है बिटवीन द प्रोविंसेस, कि जो नेशनल एसेट्स हैं हमारे उनको प्रोविंसेस के दरमियान में किस तरह से डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, उसमें पंजाब का कितना हिस्सा होगा और उसमें सिंध का कितना होगा, बलूचिस्तान और केपीके का। यूजुअली ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ सेंसस, यानी कि आबादी जिसकी ज्यादा है उनको ज्यादा रिसोर्स मिलेगा, जिनकी कम है उसका कम। तो जो लेस डेवलप्ड है उनको भी ज्यादा दिया जा सकता है। जैसे कि हमारे यहाँ सिंध और साउथ पंजाब जो है उनको ज्यादा उन पर तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा अंडर डेवलप्ड है। चैप्टर 2 जो है वो 166 से 171 तक है। इसमें ऑडिट के मतलब और ऑडिटर जनरल के मतलब लॉज हैं। अब ऑडिट और ऑडिटर जनरल जो है या ऑडिटिंग डिपार्टमेंट जो है उसका काम ये होता है कि आप फेडरल गवर्नमेंट ने टैक्स लिया है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने टैक्स लिया, टैक्स कलेक्शन कितनी हुई और टैक्स की यूटिलाइजेशन कितनी हुई फॉर पब्लिक इंटरेस्ट, तो वो उसके ऑडिट को चेक करता रहता है ऑडिटर जनरल और उसका डिपार्टमेंट, कि गवर्नमेंट जो है वो कहीं पे करप्शन तो नहीं कर रही या मिस यूज तो नहीं कर रही फंड्स का। तो ये सारी चीजें ऑडिटर जनरल देखेगा। चैप्टर नंबर 3 जो है उसमें आर्टिकल शामिल है 172 से 174 तक। प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट सूट्स अगेंस्ट फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो इसमें प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स और अब ये प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान भी हो सकते हैं, दो प्रोविंसेस के दरमियान में भी हो सकते हैं और सिविल भी हो सकते हैं। फिर इसी के अलावा जो सूट्स है अगेंस्ट फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कि कोई भी पर्सन जो है वो हुकूमत से नाराज है तो वो उस पर केस भी कर सकता है। उसके लिए क्या क्या क्राइटेरियाज होंगे, वो अदालत में जाएगा और क्या क्या मेरिट्स होंगे उस केस के। पार्ट 7 जो है इसमें आर्टिकल शामिल है 175 से 212 तक। इसमें भी 3 चैप्टर्स हैं। अब ये पार्ट 7 जो है वो जुडिशरी को डील कर रहे हैं। अभी देखें हम एक तरतीब के साथ चलते आ रहे हैं। सबसे पहले हमने स्टेट को डिफाइन किया, जनरल प्रोविजंस को देखा, फिर हमने देखा कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका स्ट्रक्चर जो है, सॉरी फेडरेशन का स्ट्रक्चर, उसी में फेडरल गवर्नमेंट जो है लेजिस्लेचर है और फिर प्रेसिडेंट के बारे में, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बारे में हमने देखा, फिर हमने देखा कि सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान में क्या रिलेशंस होंगे। तो लिहाजा हमारा एक जो हुकूमती सेटअप है यानी कि कानून बनाने वाला, लेजिस्लेशन करने वाला सेटअप और फिर लेजिस्लेशन को एग्जीक्यूट करने वाला सेटअप जितना भी है, यानी कि हमने लेजिस्लेचर्स प्रोविंशियल और सेंट्रल दोनों, फिर दोनों की एग्जीक्यूटिव यानी कि चीफ मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर उसकी कैबिनेट और उनकी जुरिसडिक्शंस, वो सारी चीजें हमने देख ली। अभी ये है कि जो तीसरा पिलर है किसी भी स्टेट का वो है जुडिशरी। अभी पार्ट 7 जो है वो जुडिशरी को डील करने जा रहा है। अब जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेशन की इंटरप्रिटेशन करेगी, गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम आती है, फिर इसी तरह से पब्लिक को जितने भी राइट्स, हमने बेसिक राइट्स की बात की, क्या वो पब्लिक को मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, कहीं वायलेशन हो रही है, तो उसको कौन देखेगा जी, वो जुडिशरी देखेगी। अभी पाकिस्तान में जुडिशरी का क्या सेटअप कानून देता है या हमारा आयन देता है, उसको हम इस पार्ट 7 के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। अब पार्ट 7
जुडिशरी को डील करता है। इसमें चैप्टर 1 जो है वो कोर्ट्स को डील करता है। पाकिस्तान में आर्टिकल 175 ये कहता है कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा। हर एक प्रोविंस और आईसीटी के अंदर एक हाई कोर्ट है, यानी कि एक हाई कोर्ट जो है वो पंजाब में होगा, एक सिंध में होगा, एक बलोचिस्तान में होगा, एक केपीके में होगा, और इसी तरह से आईसीटी यानी कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर भी एक हाई कोर्ट होगा। चैप्टर 2 ये कहता है कि चैप्टर 2 स्टार्ट होता है 176 से 91 तक। ये सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ और सिर्फ डील करता है। एक तो जजेस की क्वालिफिकेशन की बात करता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजेस की क्या क्या होंगी। एक चीफ जस्टिस होगा सुप्रीम कोर्ट का, और बाकी सारे जस्टिस पर मुश्तमिल एक बेंच होगा। और इसमें आर्टिकल 184 ओरिजिनल जुरिसडिक्शंस बताता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब जुरिसडिक्शंस क्या है? ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या इख्तियारात हैं। अब फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास क्या ये इख्तियार है कि वो प्राइम मिनिस्टर को कोर्ट के अंदर बुला सकता है? तो बिल्कुल नहीं है। अब इसी तरह से प्रेसिडेंट को लेकर क्या इख्तियारात होंगे, दूसरे इंस्टीट्यूट्स को लेकर क्या इख्तियारात होंगे, एक पर्सन को सजाए मौत देनी है किन मामलात में नहीं देनी है। तो सुप्रीम कोर्ट के बहरहाल जो जो इख्तियारात हैं वो जो है, जैसे हाई ट्रीजन का हमने पीछे देखा था, हाई ट्रीजन में अगर कोई किसी पर्सन पे केस बनता है हाई ट्रीजन का, तो उसको सजा देगी पार्लियामेंट। तो अब ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन से बाहर हो जाता है इस नौयत का केस। फिर इसी तरह से फंडामेंटल जुरिसडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसमें बताई गई हैं कि बुनियादी उनके क्या क्या इख्तियारात होंगे। आर्टिकल 185 डील करता है एपीलेट जुरिसडिक्शन सिविल क्रिमिनल केसेस। तो तीन चीज़ें हैं, दो चीज़ें यहाँ पे आर्टिकल 185 के अंदर है। एक तो एपीलेट जुरिसडिक्शंस है सुप्रीम कोर्ट की, कि अगर कोई पर्सन हाई कोर्ट के पास गया, वहाँ से फैसला हुआ और वो पर्सन जो है वो नाखुश है हाई कोर्ट के फैसले से, तो वो सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है। तो किस तरह के केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट हेयर कर सकते हैं या फिर री हेयर कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ आर्टिकल 180 जो है वो 5 ये कह रहा है कि सिविल क्रिमिनल केसेस जो हैं वो कौन कौन से और किस नौयत के सुप्रीम कोर्ट ले सकता है और क्या क्या उसके ऊपर वो फैसले सुनाएगा। वो सारी डिटेल जो है वो आर्टिकल 185 के अंदर मौजूद है। आर्टिकल 186 जो है उसमें एडवाइजरी जुरिसडिक्शंस है। अब एडवाइजरी इख्तियारात क्या है कि प्रेसिडेंट जो है वो क्या कर सकता है जी, किसी जज को बुलाएगा, जज को बुला के कहेगा जी मैटर ये है, इसके ऊपर आप अपने क्या ख्यालात रखते हैं, कोई एडवाइस ही दे दें, क्योंकि आपने कानून बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसका चीफ जस्टिस या उसका बेंच जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकता है कि प्रेसिडेंट उनसे एडवाइस मांगे। अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी प्रिंसिपल सीट कहाँ होगी? आईसीटी में, यानी कि जो ओरिजिनल सीट होगी वो इस्लामाबाद में होगी। लेकिन हर एक प्रोविंस के अंदर सुप्रीम कोर्ट की एक ब्रांच होगी, ब्रांच ऑफिस आप इसको बोलते हैं, ठीक है, या इसकी रजिस्ट्री अगर कानून की जुबान में देखें तो रजिस्ट्री होती है। अब उसका बेनिफिट क्या होगा? अगर कोई पर्सन सिंध में है, वो सिंध हाई कोर्ट से खुश नहीं है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रहा है, तो उसको सिंध से चलकर इस्लामाबाद आना होगा, बड़ा लंबा सफर है, काफी खर्चा और टाइम लगेगा। इससे बेहतर है कि वहाँ पे एक एडवाइजरी बना दी गई, सॉरी रजिस्ट्री बना दी गई, तो वो पर्सन वहीं पे रजिस्ट्री में जाएगा, वहाँ अपना कोर्ट उस रजिस्ट्री के अंदर अपना केस जो है वो नोट करवा देगा। अब जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो सिंध का एक राउंड लगाएगा, मंथली या वीकली उसका राउंड होता है, तो वो जज वहाँ जाएगा, वहाँ जितने भी केसेस जमा हुए होंगे उनकी हियरिंग करेगा और उनके अपने फैसले सुनाएगा। चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट होता है 192 से और अनवर्ड जाता है 203 तक। अब ये डील करता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट्स को, कि हर एक प्रोविंस में एक हाई कोर्ट होगा और उसके डिफरेंट पार्ट्स के अंदर उसकी ब्रांचेस होंगी। इनको हम जो है वो समहाउ ये कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो ब्रांचेस होंगी हाई कोर्ट की हर एक प्रोविंस के अंदर, सॉरी हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब इसी तरह से ये जजेस की जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी क्वालिफिकेशन की बात करता है कि कम से कम उनकी जो है वो 10 साल की प्रैक्टिस हो एज लॉयर, एज वकील जो है उन्होंने 10 साल काम किया, और साथ में उसकी एज जो है वो 45 ईयर होनी चाहिए मिनिमम। अब जो हाई कोर्ट है ये हाईएस्ट कोर्ट है किसी भी प्रोविंस के अंदर, हाईएस्ट सिविल क्रिमिनल कोर्ट है और हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। यानी कि अगर प्रोविंशियल जो असेंबली है उसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम होती है या कहीं पर भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एब्रोगेशन या कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसकी तशरीह करेगा हाई कोर्ट किसी भी प्रोविंस के अंदर। अब हाई कोर्ट 100 मोटव नहीं ले सकता। 100 मोटव का ये मतलब है कि अगर कोई इंसिडेंट हुआ उस पर किसी ने केस जाके फाइल नहीं किया, तो अब कोर्ट क्या करती है, खुद ही उसके ऊपर एक नोटिस जारी करती है। अब फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने अगर कोई इस तरह का गलत कदम उठा दिया है, किसी ने केस नहीं किया गवर्नमेंट के ऊपर, तो अब कोर्ट उसको खुद गवर्नमेंट को जो है वो पुकारेगी कि आपने ये गलत क्यों किया। तो अब वो जो 100 मोटिव है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ले सकता है, हाई कोर्ट नहीं ले सकता। अब इसी में चैप्टर 3 के अंदर ये बताया जा रहा है कि फेडरल शरिया कोर्ट्स बनाई जाएंगी, यानी कि शरीयत
के जो कवानीन है उनको इंटरप्रिटेशन और उनके ऊपर फैसले देने के लिए शरिया कोर्ट्स होंगी। ऑल द लॉज शुड बी वैलिडेटेड बाय इस्लाम। तो सारे के सारे शरिया कोर्ट का एक काम ये भी होगा कि तमाम के तमाम लाज जो हैं वो इस्लाम के असूलों के मुताबिक होने चाहिए। चैप्टर नंबर 4 जो है इसका, उसमें ये बात की गई है कि जनरल प्रोविजंस बताई गई हैं जुडिशरी के मुतालिक, जो कि आर्टिकल 204 से लेकर 212 तक है। 204 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करता है कि अगर कोई अदालत की तौहीन करता है तो उसके ऊपर क्या सजा होगी। 209 सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बात करता है, उसको बनाता है, ये उसके मुतालिक लाज बना रहा है, बता रहा है कि वो एक फोरम होगा जो जजेस के अगेंस्ट होगा। अब जजेस जो हैं वो आल एंड आल हैं। जजेस को कहाँ पे, अगर जज कोई गलत हो जाता है, अगर वो अपनी जुरिसडिक्शंस का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसके लिए जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, जिसमें उस जज के खिलाफ इम्पीचमेंट लाई जाएगी और उसको हटा दिया जाएगा। अब इसी तरह इसी पार्ट के अंदर जो है वो सैलरीज, जजेस की सैलरीज की बात की जा रही है। पार्ट 8 में आर्टिकल्स 213 से 226 तक है और ये इलेक्शंस को डील करता है। इसमें भी 2 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 जो है उसमें 213 टू 221 आर्टिकल्स हैं। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के मुतालिक लाज मौजूद हैं। इसमें 221 आर्टिकल अमेंड किया गया था, जिसमें क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो था चीफ इलेक्शन कमीशन का वो चेंज किया गया था। इसको हमने जब अमेंडमेंट्स डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे हमने देखा था डिटेल में कि कोई भी ब्यूरोक्रेट जो है वो टेक्नोक्रेट या रिटायर्ड जज जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का बन सकता है। चैप्टर 2, इसमें आर्टिकल्स हैं 222 टू 226, यानी कि 4 ही आर्टिकल्स हैं। इसमें इलेक्टोरल लॉज हैं, इलेक्शंस के मुतालिक सारे लॉज इसके अंदर मौजूद है। पार्ट 9 में आर्टिकल्स हैं 227 से 231 तक। इसमें एक तो इस्लामिक प्रोविजंस हैं, जैसे कि कुरान और सुन्ना जो है वो पाकिस्तान में सुप्रीम लॉज होंगे। इस्लामिक कौंसिल बनाई जाएगी जो कि ये इस बात को इंश्योर करेगी कि पाकिस्तान में सारे लाज इस्लाम के मुताबिक ही बन रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो है उनका मुसलमान होना बहुत ज़रूरी है। पार्ट 10 जो है उसमें आर्टिकल्स हैं 232 से 237 तक। इसमें इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। अब पाकिस्तान में इमरजेंसी लगाई जा सकती है, ठीक है। इमरजेंसी, अनदर वर्ड आप मार्शल लॉ इसको कहते हैं, कि पाकिस्तान में अगर इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं, लेजिस्लेचर फेल हो जाती है काम करने में, इंटरनल एक्सटर्नल कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे वार की कंडीशन है, कोई दूसरा मुल्क पाकिस्तान पे हमला कर देता है, जंग छेड़ देता है, तो उस सूरत में जो है वो सारा का सारा मुल्क इकट्ठा हो जाएगा, प्रोविंशियल असम्बलीज, सेंट्रल असम्बलीज डिसॉल्व कर दी जाएंगी और सारा जो है वो सारी की सारी कमांड जो है वो मिलिट्री के हाथ में भी जा सकती है या फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में जा सकती है। तो इस तरह की इमरजेंसी प्रोविजंस की लेजिस्लेशन के किन सूरतों में पाकिस्तान में इमरजेंसी लग सकती है, ये सारा हमें पार्ट 10 के अंदर बताया। पार्ट 11 जो है वो लेजिस्लेशन प्रोसीजर को डील करता है, यानी कि पाकिस्तान में अगर कोई कानून साजी की जा रही है, ठीक है, जैसे टैक्स के ऊपर कोई बिल आता है, उसके ऊपर कानून साजी होगी, तो कौन सा हाउस जो है वो कितने वोट देगा तब बिल पास होगा, बिल के क्या क्राइटेरियाज होंगे, किस हाउस में बिल अराइज होगा और वहाँ पे से पास होकर दूसरे हाउस में जाएगा, दूसरे हाउस की जुरिसडिक्शंस क्या है, फिर इसी तरह से प्रेसिडेंट का एसेंट कितना जरूरी है। तो ये सारी चीजें हमें पार्ट 11 के अंदर मिलती हैं। पार्ट 12 यानी कि आखिरी पार्ट जो है, इसमें आर्टिकल 242 टू 80 तक है। इसके 6 चैप्टर्स हैं। इसका चैप्टर 1 जो है वो सर्विसेज के को डील करता है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और इसी तरह से प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसका काम होता है कि डिफरेंट इदारों के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सिलेक्शन करना। चैप्टर 2 आर्म्ड फोर्सेस को डील करता है। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी कमांड किसके पास होगी। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो आर्म फोर्सेस हैं वो प्रेसिडेंट के अंडर होगी, यानी कि आर्म फोर्सेस वही करेंगी जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कहेगा, ठीक है। ऑथ ऑफ आर्म फोर्सेस, अब आर्म फोर्सेस का जो चीफ, जैसे चीफ हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, नेवल स्टाफ, वो सारे के सारे प्रेसिडेंट के सामने आएंगे और वहाँ पे अपनी हक बर्दारी करेंगे। अब आर्म फोर्सेस के फंक्शंस क्या हैं, तो इसमें ये डिफाइन किया गया है कि आर्म फोर्सेस का काम है कि पाकिस्तान को कोई भी बैरूनी खतरा हो, लाक हो, तो उस सूरत में जो है आर्म फोर्सेस जो है वो पाकिस्तान को इस खतरे से बचाएंगी, ठीक है। तो पाकिस्तान आर्मी बहुत ही प्रोफेशनल है। हमें हिस्ट्री के अंदर नजर आता है कि पाकिस्तान आर्मी ने हमेशा से पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ किया है। जब जब जो है वो बॉर्डर के बाहर से खतरा पेश आया तो इन्होंने बड़े प्रोफेशनल अंदाज में जो है वो पाकिस्तान को प्रोटेक्ट किया। चैप्टर नंबर 3 जो है उसमें ट्राइबल एरियाज और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जा रही है कि पाकिस्तान के जो ट्राइबल एरियाज हैं वो कहाँ से कहाँ होंगे। एक तो उन एरियाज को डिफाइन करना, फिर उसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर होगी और उसमें सेक्रेटरी होगा और जो जो मतलब टीयर्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वो इसके अंदर डिफाइन किए गए। अब चैप्टर नंबर 4 जो है पार्ट 12 का, ये प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करता है, उसकी सैलरी अलाउंसेस या प्रिविलेजेस को डिफाइन करता है कि प्रेसिडेंट को क्या क्या मिलेगा। ओथ ऑफ ऑफिस, प्रेसिडेंट का जो ओथ होगा उसको डील करता है कि ओथ में क्या क्या चीजें होंगी और कहाँ प्रेसिडेंट जो है वो अपना हेल्प लेगा। इसी में
प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट आर्मीज की, कोई भी पर्सन पाकिस्तान के अंदर जो है वो प्राइवेट आर्मी नहीं बना सकता। अब इसमें कुछ जनरल प्रोविजंस है जैसा कि वो जम्मू एंड कश्मीर के मुतालिक है, फिर इस तरह के जीबी के मुतालिक। चैप्टर नंबर 5 और 6 जो है वो बताते हैं कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका टाइटल क्या होगा और इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारी टर्म्स यूज होती हैं, हर एक टर्म की एक्सप्लेनेशन जो चैप्टर 5 और 6 हैं इनके अंदर की गई है। ठीक है, तो ये थे हमारे 12 पार्ट्स। पार्ट 1 हमने देखा, 2, 3, 4, 5 इसी तरह से 12 तक हमने सब उनके अंदर मौजूद आर्टिकल्स हमने देखे। आर्टिकल्स के बाद उनके चैप्टर्स देखे, किस चैप्टर में कितने आर्टिकल हैं, हर एक चैप्टर जो है उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं तो यहाँ पे, क्योंकि एक वीडियो के अंदर पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में डिस्कस करना काफ़ी मुश्किल है, इसके लिए तो कम से कम जो है 10 से 12 घंटे मिनिमम चाहिए। तो लिहाजा एक शॉर्ट सी समरी हमने देखी कॉन्स्टिट्यूशन की, जिससे हमारे एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके 12 पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट जो है उसमें चैप्टर्स हैं और हर एक पार्ट जो है वो एक डिफरेंट चीज़ को डील करता है। तो अगर आप डिटेल में अगर आप डिटेल में वो पढ़ना चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाएगा salareducation.com पे। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में कोई 5 एक शेड्यूल्स भी हैं, इनको भी हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं शॉर्टली। शेड्यूल नंबर 1 जो है उसका मेजर है लॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम आर्टिकल 8। अब आर्टिकल 8 ये कहता है कि पाकिस्तान में कोई भी लॉ ऐसा नहीं बनाया जा सकता जो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो। लेकिन पीछे हमने देखा था कि पाकिस्तान में इमरजेंसी भी लगाई जा सकती है। ठीक है, अब जब इमरजेंसी लगाई जाती है, जैसे कि जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं लोगों के, उनकी वायलेशन हो सकती है यहाँ पे, और काफ़ी सारे ऐसे राइट्स हैं जिनकी वायलेशन हो सकती है इमरजेंसी की सूरत में। तो अगर इमरजेंसी हो, तो अगर इमरजेंसी की सिचुएशन हो तो उस सूरत में जो है वो आर्टिकल 8 जो है वो एब्रोगेट हो जाएगा या सस्पेंड हो जाएगा फॉर द मूवमेंट। जो शेड्यूल 2 है इसमें बताया गया है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के मुतालिक डिटेल्स दी गई हैं कि वो इलेक्शंस किस तरह से होंगे। 3 जो है वो ओथ ऑफ ऑफिस, यानी कि प्रेसिडेंट जो है उसके या कोई भी और गवर्नमेंट ऑफिस जो है उसका ओथ जो है या हल्फ बर्दारी किस तरह से की जाएगी। शेड्यूल 4 के अंदर लेजिस्लेटिव लिस्ट डिफाइन की गई है कि फेडरल लिस्ट क्या होगी और प्रोविंशियल लिस्ट क्या होगी, कंकरेंट क्या होगी। नंबर 5 में सैलरीज, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज ऑफ जजेस। तो जजेस की सैलरीज के मतलब टर्म्स और कंडीशंस के मतलब शेड्यूल 5 है हमारे पास। आगे चलते हैं 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन की एक शॉर्ट समरी देख लेते हैं। अब इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है। रिटन के 2 मतलब हैं, एक तो ये लिखा हुआ है, ठीक है, रिटन फॉर्म में, दूसरा ये है कि ये पास्ट है। अब कुछ लोग इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं कि जी पार्लियामेंट ने इसको पास किया हुआ है इसलिए हम इसको रिटन बोलते हैं। कुछ लोग इसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह से करते हैं कि ये रिटन फॉर्म में है, यानी कि इसको कहीं पे लिख के हमने रखा हुआ है। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि ऐसा नहीं है कि इसमें अमेंडमेंट करना बहुत ही टफ काम है या बहुत ही सिंपल भी नहीं है। इसके 12 पार्ट्स हैं, हमने सारे पार्ट्स को देखा। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी था और फिर लास्ट तक हमारे पार्ट 12 तक वो सारे हमने डिटेल में डिस्कस की। स्टार्ट में इसकी समरी भी हमने देखी। आप इसकी समरी के ऊपर वीडियो को पास करके इसके स्क्रीनशॉट लेके उसको पहले अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करके फिर वीडियो को आप आखिर तक देखें, और वीडियो देखते हुए पेन और जो आपकी नोटबुक है उसको सामने रखें और साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। इससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे। फिर जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को, तो वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। 280 आर्टिकल्स हैं इसमें, 5 शेड्यूल्स हैं, 25 अमेंडमेंट्स हुई हैं, और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर पाकिस्तान में जो है वो एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मौजूद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे चलेंगे, क्योंकि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो चुकी है। आगे मैं लेके आऊँगा आपके लिए पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, तो जिसमें हम पाकिस्तान की मेकिंग से लेकर जो है वो करंट तक जो जो पॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं, गवर्नमेंट्स चेंज हुई हैं, फिर उनकी पॉलिसीज, पाकिस्तान में जो डिफिकल्टीज बीच में वार्स आती रही हैं, उन सारी चीज़ों को हम उस लिस्ट के अंदर लेकर चलेंगे।